अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए, आपकी बुक जनरल नॉलेज क्लास 8 जीके। ठीक है, क्लास 8 की आपकी जीके की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको जो आपके PA2 का सिलेबस है वो बता देते हैं। तो उसके लिए आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से, और यहाँ देखिए कंटेंट में देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको हमने पिछली बार ऑलरेडी बता रखा है कि आपके टेस्ट में, आपके जो PA2 का टेस्ट होगा उसमें कितने चैप्टर आएंगे, कितने पार्ट में हमें कराना है, ये सब हमने आपको पिछली बार ही मार्क करा दिया था। तो पिछली बार हमने बताया था कि आपके चैप्टर नंबर 33 से 48 तक टोटल कितने हैं, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। ये 16 चैप्टर आपके किस में आएंगे, 4 पार्ट में आपके ये आने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखे हैं। तो जिसमें हमने पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 ये 4 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, पार्ट 8 जो है आपका, ये पार्ट 8 हम ऑलरेडी पिछली बार कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पार्ट नंबर 9। ठीक है, हर पार्ट में 4-4 चैप्टर हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। ये चारों पार्ट आपके किस में आएंगे, PA2 का जो आपका टेस्ट होगा उसके अंदर, जिसमें हमने पार्ट 8 कंप्लीट कर दिया है। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 का चैप्टर नंबर 37 है, पहला लाइट, पेज नंबर 47 पर। तो सबसे पहले आप पहले पेज नंबर 47 ओपन कर लिए। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपना पेज नंबर 47 स्टार्ट कर दिए, जहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट है। पेज नंबर 47 देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 47। और टॉप पर देखिए, टॉप पर हमारा चैप्टर नंबर 37, चैप्टर का नाम लाइट। चैप्टर हमारा किस पार्ट से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर हम पहले पार्ट मेंशन करेंगे। तो पार्ट कौन सा है हमारा, ये पार्ट है हमारा 9। और डेट तो ये आपका ही काम होता है, डेट आपको लिखनी होती है। किस दिन की डेट लिखनी है यहाँ आपको उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन ये पार्ट 9 अपलोड होगा। किस दिन, मतलब डेट की जगह पर क्या लिखना है आपको, जिस दिन पार्ट 9 की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है लाइट। इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट्स के कुछ डिफरेंट्स, इसमें कुछ लाइट्स के बारे में जानेंगे कि अभी तक आपने सिंपल एक लाइट के बारे में सुना होगा कि रोशनी, लाइट आपने सुना होगा, रोशनी को कहते हैं लाइट। ठीक है, ये जो प्रकाश है, ये जो लाइट है, ये जो रोशनी है, ये है लाइट। आपने बस यही सुना होगा, कैसी होती है, कैसे बनती है, कैसे कलर हमें नज़र आता है, ये लाल, पीली, हरी, नीली, ये किस वजह से है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ये चीज़ें हैं जो कि आप आगे जाके 9th क्लास में पढ़ेंगे, 9th और 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आप लोग कि ये लाइट क्या होती है, कैसे फोटोन होते हैं, वैक्यूम क्या है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी, वाइट, ये सब चीज़ें आप बहुत आगे आके पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि बहुत आगे की हैं, जैसे 11th में भी पढ़ाई गई हैं, 10th में भी इसका जिक्र हुआ है, 9th में भी पढ़ाया गया है। तो ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट सिग्निफाइज द रे ऑफ होप, एनर्जी, नॉलेज एंड विजडम इन वंस लाइफ। ये कह रहे हैं लाइट जो है क्या सिग्निफाई करती है, एक जो है रे है। रे तो आप जानते होंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ख़त्म पॉइंट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एक लाइन खींचूँ ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगा के एक लाइन खींचता हूँ और ऐसे करके एरो कर देता हूँ। क्या, यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, यहाँ से लाइन स्टार्ट की और ऐसे इधर एरो कर दिया, मतलब यहाँ से तो मैं लाइन को इधर नहीं बढ़ा सकता, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो गई ये लाइन, मगर एंड पॉइंट उसका नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने एरो बनाया। यानी अगर उस एरो को कोई आएगा वो और आगे बढ़ाएगा, मैं और आगे बढ़ाऊंगा। इसी तरीके से रे क्या है, एक लाइट क्या है, एक रे ऑफ होप है। ठीक है, होप है, ऐसी एनर्जी है, एक रे ऑफ एनर्जी है, रे ऑफ नॉलेज है, रे ऑफ विजडम्स है किसी एक की लाइफ की। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं। लाइट एक क्या है, सिंपल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक क्या, आपको मैं सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। लाइट जो है एक सिंपल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का एक सोर्स है। अब आप कहेंगे एनर्जी मतलब जैसे कि हमारे पास एनर्जी होती है कि हमने 5 किलो उठा लिया, 10 किलो उठा लिया, नहीं, वो वाली एनर्जी नहीं। आप सिंपल समझ सकते हैं, लाइट जो है एक सोर्स है, लाइट जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम जो है अगल बगल की चीज़ें देख पाते हैं। क्या, अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो एक ज़रिया बनता है ऐसी एनर्जी का, ऐसी ताकत का ज़रिया बनता है वो, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम अपनी चारों तरफ की चीज़ें देख पाते हैं। तो वो क्या है, लाइट। लाइट की अगर आपकी डेफिनेशन अगर यहाँ पर आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी या आगे पढ़ेंगे तो सिंपल डेफिनेशन होती है, लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच एबल्स अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। ये ऐसे अलग अलग डेफिनेशन होती हैं। ठीक है, मतलब सिंपल मीनिंग इसका ये होता है कि लाइट जो है एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम जो है इधर उधर की चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्कवर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट लाइट। ठीक है, चलिए इस जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो ब्लैंक्स हैं, इसे फिल करिए और इसके जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं, मतलब लाइट के बारे में जो कुछ खास चीज़ें हैं, खास बारे में उसके दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें लिखिए।
पहला क्या है, फर्स्ट लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। अब वैक्यूम क्या होता है ये भी आपको नहीं पता होगा, तो सबसे पहले आप ये समझ लिए कि ये लाइट जो है सिर्फ यही एक ऐसा है कि वैक्यूम में चल पाती है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़, अगर मेरे सामने कोई बच्चा बैठा है, लड़का बैठा है, मेरा दोस्त बैठा है, ठीक है, या आपके घर में आप अगर बोल रहे हैं, या आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, आपके भाई बहन बोल रहे हैं, तो आपके कान तक आवाज़ कैसे आती है, आपको वो आवाज़ कैसे कान तक हिट करती है, आपको कैसे सुनाई देती है? आप कहेंगे सर हमारे कान हैं इसलिए हम सुन लेते हैं, ठीक है, कान तो सिर्फ सुनने के लिए, मगर वो रास्ता कैसे आया? हम अगर कहीं अपने घर से स्कूल जाते हैं तो हमें रास्ते से जाना होता है ना, सड़क से, रोड से चल के, गलियों से चल के, तो वो हमारा रास्ता होता है जाने का। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हवा में जो एयर होती है उसके ज़रिए हमारी आवाज़ दूसरे के कानों तक पहुँचती है, ठीक है। मतलब हमारी जो साउंड है या कोई भी चीज़ है उसे कोई ना कोई रास्ता चाहिए चलने के लिए, क्या, कोई ना कोई रास्ता चाहिए चलने के लिए। मगर जो लाइट है उसे जो है किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी एयर की ज़रूरत नहीं है। वैक्यूम जो है क्या होता है, वैक्यूम एक मैं बताऊं तो वैक्यूम मान लो एक ऐसी जगह जहां पर एयर ना हो, यानी हवा ना हो। क्या मतलब, हवा ना हो। अगर ऐसी जगह हम बैठ जाएं तो हम तो मर जाएंगे, हमें हमारी सांस ही नहीं आएगी, ठीक है, हम ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वैक्यूम कहते हैं ऑक्सीजन या कोई भी एयर फ्री स्पेस जहाँ पर हवा ना हो, बिल्कुल ही हवा निकाल दी गई हो। तो साइंटिस्ट, ज़्यादातर साइंटिस्ट जो होते हैं उनके पास ऐसी जगहें होती हैं, मतलब पूरा ऐसे इस तरीके का रूम होता है, उसमें जो है वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, होता नहीं है, क्रिएट करते हैं मतलब बनाते हैं। तो लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना एयर के, बिना किसी पाथ के ट्रेवल कर लेती है, मतलब बिना किसी रास्ते के वो चलती है। उसे किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती लाइट को, कि रास्ते में अगर अच्छी सड़क होगी तभी आएगी, या एयर होगी तो एयर के ऊपर ट्रेवल करती हुई आएगी। जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारी साउंड एक दूसरे तक कैसे पहुँचती है, एयर के ज़रिए, ठीक है। अभी आप यही समझ लिए एयर के ज़रिए, आगे जाके और समझेंगे आप, ठीक है, वेव ये सब बहुत आगे की चीज़ें आगे समझेंगे। तो सिंपल समझिए कि एयर जो होती है, एयर के ज़रिए हमारी आवाज़ें एक दूसरे के कानों तक पहुँच पाती हैं। इसी तरह से लाइट की जो है रोशनी जो है, ये इधर से उधर जाने के लिए किसी भी रास्ते की मोहताज नहीं है, किसी भी रास्ते की से ज़रूरत नहीं है। और वह वैक्यूम क्या होती है, वैक्यूम के अंदर एयर नहीं होती है, ये एयर फ्री स्पेस होता है, ठीक है, बिल्कुल पैक्ड स्पेस होता है, जिसके अंदर ये चेक किया गया है कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर लेती है, यानी लाइट को किसी भी रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे जहाँ पर तुम छोड़ोगे वहाँ पर वो निकल जाएगी, वो चल लेगी, ठीक है। तो ये है VACWM, वैक्यूम, ठीक है। फिर हमारा सेकंड है लाइट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड। ये कह रहे हैं, अब देखो जैसे कि हमें पता है हमारी दीवारें घर की बनती हैं तो उसमें हम ईंटें लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं हम, ब्रिक्स लगाते हैं। जब हम अपने घर की वॉल खड़ी करते हैं, अपने घर की दीवारें लगाते हैं तो उसमें ब्रिक्स लगाते हैं। डायरेक्ट तो लाकर दीवार नहीं खड़ी कर देते हैं कि एक दीवार उठा के लाए खड़ी कर दी, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हम छोटी छोटी ईंटें मिलाते हैं और 2 मंजिले 3 मंजिले के घर बना देते हैं मिला के, ठीक है। हमारा जिस्म जो है, हमारा जिस्म भी ऐसा नहीं है कि हमारा बॉडी जो है पूरी एक बॉडी है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। पहले अगर मैं बड़े बड़े टुकड़ों की बात करूं तो मेरे उंगली, मेरे हाथ, मेरे पैर, ठीक है, मेरे कान, मेरी आँख और मेरा सर, ठीक है, शोल्डर, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी अगर हम करना चाहें। मतलब हमारी जो है बॉडी भी है क्या है, अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बनी है, ठीक है। हमारे जिस्म भी जो है वो भी अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बना है। इसी तरह से जो लाइट होती है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, क्या, हद से ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है लाइट, जिसकी वजह से जो है अभी इतनी देख लिया आप जितना इसमें है। लाइट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनी है, जैसे हम फोटोन कहते हैं। जैसे कि हम घर में हमारे आटा गूंथता है, ठीक है बच्चों, या कोई बच्चा मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी से खेलते हैं, ठीक है। तो वो जो सॉइल होती है, आपने देखा होगा जो मिट्टी होती है, अगर हम उसे गीला करके उसका कुछ टॉय बना देते हैं, खिलौना बना देते हैं, तो एक पूरा जिस्म बन जाता है, खिलौना बन जाता है। मगर अगर मैं उसकी बात करूँ टुकड़ों की, तो उसका कितना बारीक टुकड़ा होता है, बहुत ज़रा सा ज़र्रा होता है, ज़र्रा भर का बिल्कुल छोटा सा बारीक सा टुकड़ा होता है। पेंसिल की नुक्स, अगर मैं पेंसिल की निप ऐसे करके ऐसे करूँ, या ये फुल स्टॉप का साइन है, इतने बारीक बारीक हमारे क्या होते हैं, मिट्टी के टुकड़े होते हैं, ठीक है। हमारे घर में जो आटा होता है इतने बड़े होता है, और जो हमारे घर में सॉल्ट होता है वो भी ऐसे ही होता है, इससे और छोटे छोटे होते हैं। तो हम सिंपली ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं मिट्टी को जो है एक बड़ा सा टुकड़ा बना देता हूँ, उसे बॉल बना देता हूँ, कोई खिलौना बना दिया, टॉय बना दिया, बेड बना दिया, कार बना दी, कुछ भी बना दिया मैंने मिट्टी से, मगर उससे पहले वो क्या था, बहुत छोटा सा बारीक सा टुकड़ा था। तो ऐसे ही जो है फोटोन जो होता है वो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, क्या, वो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं फोटोन। मतलब खूब सारे फोटोन अगर मैं मिला दूँ तो वो क्या बन जाती है, एक लाइट बन जाती है पूरी। आपने देखा होगा रोशनी ऐसे करके आती है। कभी आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके घर में से कहीं से रोशनी आ रही होगी, जैसे आपने कभी गेट बंद किया, ठीक
ठीक है, अपने कमरे का रूम का गेट बंद किया या विंडो बंद की तो उसमें छोटा सा होल रहता है। क्या कभी कभी देखा होगा आपने, आपके घर में, आपकी खिड़की में, आपके कहीं दीवार में छोटा सा छेद है, या अभी कहीं आपके दरवाजे में कहीं छोटा सा छेद है, होल है, तो आपने देखा होगा उसमें से कभी कभी धूप की रोशनी हल्की हल्की पतली पतली निकल के आ रही होती हैं। तो साइड से देखते हैं उस रोशनी को तो उसके अंदर पार्टिकल उड़ रहे होते हैं। क्या पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, ऐसा लगता है टुकड़े हैं। वैसे वो तो खैर बाहर के टुकड़े होते हैं, मगर आपको ऐसा लगता है वो बीम, उसे हम बीम कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लाइट होती है वो खूब सारे फोटोन से, हज़ारों लाखों करोड़ों, मतलब मैं गिन नहीं सकता इतने फोटोन्स, ठीक है, इतने फोटोन से मिलकर जो है हमारा एक छोटा सा पार्टिकल जो जिसे हम कहते हैं उससे लाइट बनती है। ठीक है, जैसे हम ईंटों को मिलाकर दीवार बनाते हैं, ऐसे हमारे जो फोटोन्स होते हैं बहुत बारीक बारीक होते हैं। खूब सारे फोटोन जब लगातार मिलते चले आते हैं तो वो आगे बढ़ते चले आते हैं और हमारा लाइट बनती चली जाती है, उसे हम कहते हैं कि लाइट। ठीक है, फोटोन्स आप पढ़ेंगे आगे जाके, इसे एनर्जी पैकेट कहते हैं। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा हम डीपली अंदर नहीं घुसेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हैं ये सब, अगर आप आगे जाएंगे तो। थर्ड है, जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक डिस्कवर्ड द लाइट एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, थ्योरी वॉज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आगे जाके बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन होगा आपका, बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो 9th से ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 11th 12th में ये ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं जर्मन साइंटिस्ट जो हैं मैक्स प्लैंक जिनका नाम है, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, मतलब अब तो मतलब उनकी डेथ भी हो गई। तो जर्मन साइंटिस्ट जो मैक्स प्लैंक हैं बच्चों, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि लाइट जो है वेव और पार्टिकल नेचर दोनों के उसके मतलब वेव और पार्टिकल नेचर दोनों ही उसके अंदर पाया जाता है। और इस थ्योरी को कहते हैं क्वांटम थ्योरी। क्या कहते हैं हमसे? क्वांटम थ्योरी कहते हैं हमसे। अब पार्टिकल नेचर, वेव नेचर आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं भी थोड़े बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आपने कभी समुंदर को देखा होगा तो समुंदर में जो लहरें चलती हैं ऐसे चलती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्या? जैसे चलिए मैं देखता हूँ, ऐसे करके देख रहा हूँ सामने से, तो ऐसे करके लहरें चली होती हैं समुंदर की, ऐसे ऐसे रास्ता आ रहा है, ऐसे करके समुद्र का पानी ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से चलता हुआ चल रहा होता है, तो उसे कहते हैं वेव। आपने देखा होगा, आप कभी कभी कहते हैं ये वेव बन रही है, ये समुद्र पानी की वेव बन रही है, लहरें बन रही है। तो इस तरह से जो लाइट होती है वो भी इस तरह से चलती हुई आती है। ठीक है, इस तरह से यूं या ऊपर नीचे, मतलब उसका वेव नेचर भी है। लोग बाग ने जब रिसर्च की, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, जैसे कि मैक्स प्लैंक है, इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो जो है वेव नेचर भी चलती है ऐसे करके, और पार्टिकल नेचर मतलब जैसे कि अगर मैं छोटे से पार्टिकल की बात करूँ, टुकड़ा होता है कोई, पार्टिकल कहते हैं कोई भी टुकड़ा, ठीक है, उसका जो नेचर होता है चलने का, उसके वो वाली भी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती है। मतलब वेव वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती है उसके अंदर, पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती है, दोनों प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इस जो थ्योरी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि लाइट के अंदर दोनों खासियत हैं, एक वेव वाली भी खूबी है इसके अंदर और पार्टिकल वाली भी खूबी है, तो उस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था क्वांटम थ्योरी। और बहुत बड़ी ये रिसर्च थी। उसके बाद लाइट के ऊपर रिसर्च करना शुरू हो गई, लोग बाग ने पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बारे में जानना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता चलना शुरू हुई। अब नेक्स्ट है, वी रिसीव डैश लाइट फ्रॉम द सन। अब ये कह रहे हैं हमें कौन सी लाइट जो है सन से रिसीव होती है, मतलब हम कैसी लाइट हमारे पास तक पहुंचती है। तो सूरज के पास से जो हमारे पास लाइट आती है बच्चों, वो वाइट कलर की होती है। क्या? सूरज के पास से जो हमारे पास लाइट आती है उसे हम वो जो हमारे पास पहुंचती है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कहते तो नहीं है, मतलब वो कौन सी कलर की होती है, वो वाइट लाइट होती है, सिंपल लाइट होती है वाइट कलर की। वो कलरलेस लाइट होती है, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट टाइप का दिख रहा है, इसे हम प्रिज्म कहते हैं। बच्चों आपने कभी देखा हुआ, आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो उसके पास गोल सी बॉल पड़ी रहती है, वैसी जो है बॉल की नहीं कह रहा हूँ मैं, गोल सा जो स्फीयर्स टाइप का होता है वो नहीं कह रहा मैं, ऐसा भी रखा जाता है कुछ लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास। ठीक है, लैब में, स्कूल लैब में, ठीक है, लेबोरेटरी में, या दुकानों पर भी मिल जाएगा, जो आपकी लेबोरेटरी वाली शॉप्स होती हैं वहाँ पर। तो इसे कहते हैं हम प्रिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर से जब एक वाइट लाइट निकाली जाती है तो ये जब इधर से तो वाइट लाइट घुसती है अंदर, और जब बाहर आती है तो रेनबो की कलर की, जिसे हम कहते हैं रेनबो वाला कलर जो होता है, स्पेक्ट्रल ऑफ लाइट कहते हैं इस पर। तो ये क्या होती है, बिखेर के अपने अलग अलग कलर में नज़र आती है। यानी हमारे पास जो वाइट कलर की लाइट आती है वही जो है अलग अलग कलर फॉर्म करती है। आपने कभी देखा होगा बरसात के मौसम में जब कभी धूप आ जाती है या कुछ ऐसा मौसम में मतलब इमीडिएटली चेंज होता है, तो आपने देखा होगा रेनबो बन जाता है, आसमान में रेनबो बना हुआ आता है। तो वो रेनबो भी इसी वजह से होता है। वो जो वाइट लाइट है, वो वाइट लाइट का में क्या हो जाता है, एक तरह से आप सिंपल कह सकते हैं कि वो अपनी कलर में बिखर जाती हैं। वो जो रंग है, वाइट कलर है, वो अपने कलर में बिखर जाता है, और 7 कलर जो दिखने लगते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर आपको नज़र आने लगते हैं। तो हम कहते हैं रेनबो दिख रहा है। तो हमारे पास जो सूरज की रोशनी आती है बच्चों, वो वाइट लाइट आती है। कैसी? वाइट लाइट। वी रिसीव वाइट लाइट फ्रॉम द सन। हम कैसी लाइट रिसीव करते हैं? सन से वाइट लाइट। फिर फिफ्थ है,
वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट, ये कह रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं क्योंकि वो हमें वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो अगर मेरे सामने ये बुक है तो मैं बुक क्यों देख पा रहा हूँ, ये बुक क्यों देख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर जैसे कि मेरे यहाँ पर रूम में बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये बल्ब की रोशनी इस पर आ रही है, ठीक है, इस बुक पर आ रही है बल्ब की रोशनी, और वो रोशनी जो है इससे पढ़कर मेरी आँखों में आ रही है। क्या, अब बल्ब से रोशनी इस पर किताब पर गिर रही है और इस किताब से गिरकर इस किताब पे आकर वो मेरी आंखों में आ रही है। आपने कभी देखा होगा तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी, यहाँ तक कि बड़े भी ऐसा करते हैं, करा होता है उन्होंने कभी ना कभी, कि वो शीशा लेके खड़े हो जाते हैं सूरज की तरफ एक मिरर लेके खड़े हो जाते हैं अपने छोटे भाई बहनों के या अपने घरों में। क्या करते हैं, उसकी लाइट जो है हल्का हल्का इधर उधर शीशा घुमाते हैं, उसकी लाइट जो मिरर पे पड़ रही होती है इधर उधर घुमा के अपने भाई बहनों के चेहरे पे, आँख पे डालते हैं, खेलते हैं उनके साथ, मतलब ठीक है, वॉल पर करते हैं। तो इस तरह से वो क्या हो रहा होता है बच्चों, वो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब मिरर जो होता है वो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, क्या कर देता है, पूरी रोशनी रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब रिफ्लेक्ट करना मतलब वापस करना, मतलब उसे टकरा के दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। जैसे कि अब सूरज की तरफ हमने शीशा करा, मिरर करा, तो मिरर के से सूरज से मिरर पे रोशनी पड़ती है, हम थोड़ा सा इधर उधर घुमाते हैं तो उससे पड़कर दूसरी जगह पे जाती है, दीवार पे, इधर या उधर, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसी तरह से अब इस किताब पे, बुक पे जो है हमारी बल्ब की रोशनी गिर रही है, तो वो रोशनी गिर कर मेरी आंखों में आ रही है, ठीक है, वो रोशनी जो है गिर रही है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है इधर उधर, जिसकी वजह से मैं इसकी इमेज को देख पा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ये किताब दिख रही है, जिसकी वजह से मेरी आंखों में इसकी छवि, जिसे कहते हैं हम ये कह सकते हैं, इसकी इमेज बन रही है, जिसकी वजह से मैं इस किताब को देख पा रहा हूँ। अगर ये किताब जो है इस रोशनी को वापस नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो मैं इसे नहीं देख पाता। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे बच्चों बहुत डिटेल में, जितना मैं समझा रहा हूँ आप बस इसे समझ लिए कि आपको ये एक्सरसाइज याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज द रिफ्लेक्ट लाइट, सिंपल सी बात है, हम जो है ऑब्जेक्ट इसलिए देख पाते हैं, हम कोई भी सामान इसलिए देख पाते हैं, कोई भी चीज़ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे फेंकूँ तो वो रिफ्लेक्ट करके टिप खा के दूसरी चली जाए। जैसे कि मैं अगर बॉल दीवार पे मारता हूँ बच्चों, तो हाँ, आप लोग अगर बॉल है कोई दीवार पे मारते हैं तो वो वापस आती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस आना। तो ऐसे ही लाइट जो है टकरा के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मैंने अभी बताया कि एक मिरर लिएगा, शीशा लिएगा, धूप की तरफ, सूरज की तरफ करिए और दूसरी तरफ घुमाइए उसे, तो सूरज की रोशनी जब मिरर पे पड़ती है तो वो टकरा के दूसरी दीवार पे इधर उधर जाके लगती है, तो उसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट है 6 सनलाइट ब्रेक इनटू 7 कलर्स नोन एज डैश कलर। ये कह रहे हैं जो सनलाइट होती है बच्चों वो 7 कलर में टूटती है, उसे हम कहते हैं डैश कलर। तो आप उसे नॉर्मली जो है रेनबो कलर भी कह देते हैं और आप लोग रेनबो कलर ही कह लिए, मगर इसे जो है अलग अलग एक मतलब आगे जाके अलग डिफरेंट नाम से स्पेक्ट्रल ऑफ लाइट कहेंगे, इस पर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रल कलर, डिफरेंट स्पेक्ट्रल ऑफ कलर, अलग अलग मतलब टर्म है। तो अभी आप ये रेनबो कलर ही खाली याद कर लिए, ठीक है, यहाँ पर रेनबो लिख लिए। चौथा है डैश इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब देखिए ये जो हो रहा है ये रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, प्रिज्म के अंदर से जब लाइट जाती है और पार निकल जाती है, इसे हम रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं। अगर मेरे बुक पर लाइट पड़ रही है और इस पर पढ़कर नीचे से पार निकल रही है तो मैं इसे रिफ्लेक्शन नहीं कहूँगा, रिफ्लेक्शन कहूँगा इस पर पढ़कर वापस जा रही है, इस पर पढ़कर वापस ऊपर आ रही है या इधर उधर रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसे लाइट पड़ी, ऐसे पढ़कर इधर निकल गई तो इसे मैं कहूँगा रिफ्लेक्शन, और ऐसे पढ़कर अंदर घुस के बाहर गई तो उसे मैं कहूँगा रिफ्रैक्शन। क्या? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मान लो मैंने एक कांच का इतना बड़ा टुकड़ा रखा यहाँ पर, ठीक है, या मान लो मैंने एक, जैसे ये इरेज़र है वैसे मैंने इतना मोटा एक कांच का टुकड़ा लिया और थोड़ा बड़ा लिया और यहाँ से ऐसे करके लाइट डाली, वो लाइट ऐसे जाने के बजाय, सीधे निकलने की बजाय वो ऐसे निकली, टेढ़ी निकली, ठीक है। हो सकता है मैंने इस कांच की रोशनी, कांच के उस पर टुकड़े पर मैंने एक अपनी टॉर्च जलाई, ऐसे करके रोशनी गई टॉर्च की, जब मैंने यहाँ से छोड़ी तो ऐसे गई, मगर वो सीधे निकलने की जगह अंदर घुसने के बाद ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, इधर हो गई, उधर हो गई, तो उसे हम कहते हैं बेंडिंग, मतलब मुड़ जाना। लाइट का मुड़ जाना जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से निकलती है, जब वो किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचती है। मतलब अब मैंने एयर से डाली थी और उस सॉलिड वाली जगह में घुस गई तो वो लाइट मुड़ जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। चलिए तो यहाँ पर आप, सॉरी, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, लेक्शन नहीं, रेक्शन, रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेक्शन का तो मतलब होता है वापस लौट के आ जाना, टकरा कर वापस आना। रिफ्रैक्शन मतलब अंदर घुस के थोड़ा सा बेंड होके जाना, इधर उधर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें आपकी 9th 10th की हैं, ठीक है।
एट्थ है द फ्लोरेसेंट केमिकल एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रिलैक्स इट इज़ डैश लाइट। ये कह रहे हैं जो फ्लोरेसेंट केमिकल जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को रिलैक्स करता है, सॉरी एब्जॉर्ब करता है, और जो रिलैक्स इट इज़ डैश लाइट। और हाँ, जो फ्लोरेसेंट केमिकल है जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करके जो चीज़ें बाकी जो लाइट होती है उसे क्या कहते हैं हम, विजिबल लाइट, जो कि हमें नज़र आती है। क्या मतलब, आगे ही जाके पढ़ेंगे बच्चों, ये आगे की चीज़ें आपको पहले से नॉलेज दे रहे हैं। ये अगर आप चीज़ें याद रखेंगे तो आप जब अगर 9th 10th में पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे हाँ ये तो हमने जीके में पढ़ा था, हाँ ये भी हमने जीके में पढ़ा था। इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी जाती है कि आप आगे के लिए पहले से तैयार रहें, ठीक है। तो ये 9th की चीज़ें हैं, पहले से आपको थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा है कि आगे जाके आपको ये चीज़ें नई ना लगें। अब मैंने आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन थोड़ा सा बताया, क्वांटम थ्योरी बताया, वाइट लाइट हमारी वाइट कलर की होती है, सब बताया। आगे जाके जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में और तो आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, थोड़ा बहुत हमने कहीं सुना था, जीके में पढ़ा था, तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। इसलिए पहले से आपको ये इससे क्या करवाते हैं, आपको ये इससे मिलाते हैं इन सारी चीज़ों से। तो यही कह रहे हैं जो फ्लोरेसेंट केमिकल जो कि हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्व करके जो बाकी लाइट रिलीज़ करता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट, जो हमें नज़र आती है। विजिबल मतलब नज़र आती है। अब अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज, एक्स रेज, बहुत सारी अलग अलग रेज होती हैं बच्चों। ऐसी भी लाइट हैं जो कि हमें दिखती नहीं है। क्या, ऐसी भी लाइट्स हैं जो कि हमें दिखती नहीं है। वो मतलब अब आगे जाएंगे तो आप और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें क्यों नहीं दिखती है, ऐसा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। विजिबल लाइट, ये 7 कलर होते हैं इसके अंदर, जिसे हम वाइट लाइट कहते हैं बच्चों, जो कि हमें नज़र आती है, ठीक है। जो आप लाल, पीले, हरे, नीले कलर के एलईडी ये सब बल्ब देखते हैं ना, कलरफुल लाइट, ये इसी की वजह से होता है, ठीक है। ये जो हमें अलग अलग कलर दिखते हैं, तो ये वाली लाइट है तो हमें नज़र आती है, बाकी लाइट्स हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है। 7 है डैश इज़ अ नेचुरल फिनोमेना व्हेन वेयर बैंड्स ऑफ लाइट अपेयर इन द स्काई नियर द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं ये जो है हमारा नेचुरल फिनोमेना है बच्चों, ये सिंपली, तो ये है हमारा डैश इज़ अ नेचुरल फिनोमेना वेयर बैंड्स ऑफ लाइट अपेयर इन द स्काई नियर द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। अब ये क्या कह रहे हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। क्या, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें जो है हमारी लाइट जो है अपेयर होती है स्काई में, क्या, वेयर बैंड्स ऑफ लाइट अपेयर इन द स्काई नियर द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर आपकी आंसर शीट में मिस्टेक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ये अरोरा नहीं है, आंसर शीट में अरोरा दिया है, बल्कि ये क्या होगा हमारा, ये होगा रेनबो होगा। ये क्या होगा, रेनबो ही तो होता है जो कि 7 कलर में दिखता है मैग्नेटिक पोल पे। बैंड्स ऑफ लाइट अपेयर इन द स्काई नियर मैग्नेटिक पोल, क्या, बैंड्स ऑफ लाइट की पट्टियां नज़र आती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेनबो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रेनबो। इसमें भी आप यही लिख लिए, इसमें भी यही लिख लिए। यहाँ पर आप कुछ, यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट नाम है इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है 10th है हमारा। यहाँ पर आप अरोरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रेनबो करेंगे, ठीक है। रेनबो होता है, अरोरा नहीं होता है। अरोरा वहाँ पर इसलिए लिखा था क्योंकि आंसर शीट में लिखा था और आंसर शीट में गलत है, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए अब यहाँ पर आपको सही करा दिया है। 10th है इज डैश इज़ यूज इन फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर आइडेंटिकल सब्सटेंसेस थ्रू द स्पेक्ट्रम इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय देम। अब ये कह रहे हैं ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री एक बहुत ही डिटेल में तो आप 11-12 में भी नहीं सीखेंगे स्पेक्ट्रोमेट्री होता क्या है। तो स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है बच्चों, ये एक फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। किसके लिए, फॉर द आइडेंटिफिकेशन सब्सटेंसेस, किसी सब्सटेंसेस को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए, उनके बारे में जांच करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय देम, जो स्पेक्ट्रम उनके ज़रिए इमिट हो रही है और जो एब्जॉर्ब हो रही है उसके ज़रिए आप उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उससे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। ये फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक मतलब स्टडी के अंदर आता है, जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस के बारे में चीज़ों, ये मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे जो वो सब्सटेंस, वो जो स्पेक्ट्रम इमिट कर रहा है या एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब जो इमिट मतलब निकालना, एब्जॉर्व मतलब अंदर लेना। इस तरह से जो वो सब्सटेंस होते हैं वो अपने अंदर जो स्पेक्ट्रम जो होती हैं, लाइट की जो स्पेक्ट्रम होती हैं, 7 कलर जो मैंने बताया उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, वो जो है इमिट करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं, उसके ज़रिए हम जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। फिर है हमारा फोटोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ इट्स प्रिसीव ब्राइटनेस। अब ये कह रहे हैं फोटोमेट्री जो क्या है, एक साइंस है मेजरमेंट ऑफ लाइट की, जिसमें हम जो है लाइट की मेजरमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोमेट्री इन इट्स टर्म ऑफ इट्स प्रिसीव ब्राइटनेस, मतलब उसकी जो प्रिसीव ब्राइटनेस है उसकी टर्म में जो है हम लाइट की मेज़रमेंट करते हैं और उस मेज़रमेंट
करने की साइंस जो होती है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इस साइंस को हम कहते हैं फोटोमेट्री। 12th है डैश इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879। ही पास्ड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कार्बन फिलामेंट टू हीट इट अप। द हीटेड फिलामेंट गेव आउट ब्राइट लाइट। ये कह रहे हैं, ये जो हैं ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने पहला इलेक्ट्रिक बल्ब 1879 में सबसे पहला जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे घर में जो अलग अलग तरह की LED और अलग अलग तरह की ट्यूब लाइट्स, सिंपली ये जो हमारे 100 वाट की जो बल्ब होते हैं येलो वाले, ये सब जो है जो अब हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? 1879 से शुरुआत हुई थी। एक साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब बनाया था सबसे पहले 1897 में, पहला बल्ब जो इन्होंने बनाया था, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन, THOMAS थॉमस, ALVA अल्वा, और EDISON थॉमस अल्वा एडिसन। उसके बाद ही पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कार्बन फिलामेंट टू हीट इट अप। इन्होंने क्या किया था, एक जो है कार्बन का फिलामेंट था, आपने देखा होगा जो आपके 100 वाट के बल्ब होते हैं उसमें जो है 2 लोहे के तार होते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं समझा रहा हूँ, उसके ऊपर पतले पतले स्प्रिंग टाइप की लगी होती है, क्या छोटी छोटी पतली सी 2 स्प्रिंग लगी होती हैं, ठीक है, या एक स्प्रिंग लगी होती है पूरी कंटिन्यू, ये 3 होती हैं छोटी छोटी, इस तरह से बहुत बारीक बारीक हल्की हल्की ऐसे करके इस तरह से फिलामेंट होता है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके, या आपका ऐसे होता है इस तरह से, तो ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से आपकी ये 2 पतली पतली ऐसे सीक की तरह होती है, ठीक है, स्टिक टाइप की होती है, ये भी मेटल की होती है, कंडक्टर होता है ये भी, और ये हमारे ऐसे छोटी छोटी स्प्रिंग होती हैं, यहाँ पर बहुत पतली पतली स्प्रिंग लगी होती हैं। तो वो जो स्प्रिंग होती है, ये जो स्प्रिंग होती है छोटी छोटी, इससे हम क्या कहते हैं, ये हमारा फिलामेंट होता है। तो उन्होंने क्या किया था, कार्बन का फिलामेंट लिया और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करा दिया। जब करंट पास कराया था तो वो फिलामेंट जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और लाल लाल रेड कलर का जलने लगा। द हीटेड फिलामेंट गेव आउट ब्राइट लाइट। और वही जो हीटेड फिलामेंट था वो गरम फिलामेंट था, मतलब सिंपल उन्होंने क्या किया, वो फिलामेंट लिया, वो जो स्प्रिंग छोटी छोटी होती है वो उस तरह का फिलामेंट बनाया उन्होंने, और उसके अंदर से करंट पास कराया। जब उन्होंने करंट पास कराया तो उन्होंने उसमें देखा कि उसके अंदर से तो रोशनी आ रही है, ठीक है, उसके अंदर से ब्राइट लाइट निकल के आ रही है, चमकदार रोशनी निकल के आ रही है। तो उन्होंने सोचा यानी हम इसकी मदद से एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे हमारे घर में उजाला रहे। तो उन्होंने फिर बल्ब बनाया, जिसे हम कहते हैं हमारे घर में जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब जो यूज़ करते हैं वो उन्होंने बनाया। क्या नाम था इनका? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 48 अल्टरनेटिव थेरेपीज़। अब ये हम कुछ थेरेपीज़ के बारे में जानेंगे, उसके नाम पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या है हमारा अल्टरनेटिव थेरेपीज़। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 9, क्या यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पार्ट नंबर लिखना है। तो पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 9 है, तो पार्ट यहाँ पर 9 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर डेट क्या है, डेट आपको खुद लिखनी है, किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो पार्ट 9 की अपलोड होगी उस दिन की जितने भी हमने पार्ट 9 में चैप्टर कराए होंगे, ये अभी जो पहले कराया है, जो अब करा रहे हैं, उससे अगले अभी जो कराएंगे, उन सभी पेज पर वही सेम डेट लिखनी है जो कि आपके पार्ट 9 पे लिखी गई है, मतलब जिस दिन आपका पार्ट 9 अपलोड होगा उस दिन की। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में जानते होंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के इलाज जो होते हैं। ठीक है, तो थेरेपीज़ के बारे में देखेंगे। अल्टरनेटिव मेडिसिन फॉलो अ होलिस्टिक अप्रोच। ये कह रहे हैं जो हमारा अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसने जो है अलग अलग होलिस्टिक अप्रोच, अपने अपने अलग अलग अप्रोच जो है फॉलो कर रखे हैं। कुछ जैसे आपने बहुत सारे ऐसी थेरेपीज़ देखेंगे जिसमें आपने खुद ही सुना होगा होम्योपैथिक और ये वेद और ये बहुत अलग अलग, ठीक है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, ये सब आपने सुनी होंगी, ठीक है, देसी दवाइयाँ, इस तरह से आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो ये कह रहे हैं अलग अलग उनके होलिस्टिक अप्रोचेस हैं, अलग अलग तरीके हैं उन्हें ट्रीट करने के, मतलब दवा देने के, जो अलग अलग मेडिसिन हैं उनके अलग अलग अप्रोच हैं। दे आर सच सिस्टम ऑफ हीलिंग विच डू नॉट यूज़ आर्टिफिशियल ड्रग और सर्जिकल प्रोसीजर। ये कह रहे हैं ये जो हमारा एक ऐसा सिस्टम है, ये जो हमारे मेडिसिन ही हमारे एक ऐसे सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ये आर्टिफिशियल ड्रग्स को ना यूज़ करके या सर्जिकल ड्रग्स को, प्रोसीजर्स को ना यूज़ करके क्या करते हैं, हीलिंग का मेथड है, ये एक तरीका है, मतलब बीमारों को ठीक करने का तरीका है। आइडेंटिफाई दीज अल्टरनेटिव थेरेपीज विद द हेल्प ऑफ हिंट लिस्ट। की करें अब ये जो आपको नीचे आपको कुछ ऐसी दवाइयों के, ऐसे थेरेपीज़ के नाम बताने हैं जिसमें ऐसी दवाइयाँ यूज़ होती हैं जो कि हमारे सर्जिकल प्रोसीजर नहीं हो, जिसमें मतलब ऑपरेशन, चीड़ फाड़, ठीक है, ऑपरेशन करना, ये करना, वो करना, ठीक है। आर्टिफिशियल ड्रग्स मतलब जो हमारी अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं, इन चीज़ों के बगैर, ये जो आपको 4-5 नाम दिए हैं, ये ऐसे तरीके हैं ट्रीट करने के, ऐसे इलाज के तरीके हैं जिसमें हमारे ये जो आर्टिफिशियल और सर्जिकल प्रोसीजर है ये यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है,
जैसे आपने सुना होगा होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक और आयुर्वेदा, यूनानी, इन सब दवाओं में बच्चों अंग्रेज़ी दवाएं जो होती हैं वो सब सारी इसमें अंग्रेज़ी दवाएं नहीं यूज़ करते हैं, या हमारी आर्टिफिशियल ड्रग्स या सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या है, दिस इज़ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन विच वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई एस हानेमैन, क्या ये हैनेमैन, ठीक है, 1796। ये पहली एक ऐसी अल्टरनेटिव मेडिसिन है जो कि एस हैनेमैन ने 1796 में प्रपोज की थी, मतलब शुरुआत की थी। दीज रेमेडीज़ जनरली कंटेन फ्यू और नो फार्मेसियोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये जो आपकी जनरली ये वाली जो मेडिसिन होती है, जो रेमेडीज़ होती हैं, इसमें जो है या तो फिर नो फार्मेसी या बहुत कम फार्मेसी वाली लॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज़ करे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं होम्योपैथी, या आपने सुना होगा होम्योपैथिक कहते हैं लोग बाग, वैसे वर्ड होता है होम्योपैथिक। ठीक है, तो होम्योपैथी कहते हैं, उसमें जो है ऐसा केमिकल या हमारा जो आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं ये वाली चीज़ें इसमें यूज़ नहीं होती हैं। सर्जिकल जो हमारा प्रोसेस होता है कि जैसे आपने सुना होगा कोई होम्योपैथी वाला कभी ऑपरेशन नहीं करता है, या आपका कोई जो आयुर्वेदा वाले होते हैं वो यूनानी दवा वाले होते हैं वो आपके कोई ऑपरेशंस नहीं करते हैं। ठीक है, जड़ी बूटी वाले होते हैं वो ऐसा नहीं कहते हैं कि ठीक है किडनी निकालनी है, जड़ी इसमें हम ऑपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वो उसे ट्रीट करने के लिए अपने कुछ अलग अलग जो दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं। सेकेंड है, दिस इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम फोकस ऑन नेचुरल रेमेडीज़। ये करें जो हमारा इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम है ये हमारा नेचुरल रेमेडीज़ पे फोकस करता है, मतलब कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करके दवाइयों को, मतलब कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करके उनका यूज़ करके ये दवाइयाँ देता है, ट्रीट करता है अपने मरीज़ों को। एंड द वाइटल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इटसेल्फ। और इसके पास क्या होती है, एक वाइटल एबिलिटी होती है ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इटसेल्फ, और ये कह रहे हैं, और ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम है जिसमें जो है नेचुरल रेमेडीज़ पे फोकस किया जाता है और वाइटल एबिलिटी पे फोकस किया जाता है किसी बॉडी के, कि वो अपने आप को किस हिसाब से मेंटेन करके रख सकती है। अगर हम इंसान हैं तो हमें पता है कि हम अपनी बॉडी को किस हिसाब से मेंटेन करके रख सकते हैं, अपनी बॉडी को किस हिसाब से संभाल कर रख सकते हैं। तो इन सारी बातों पर फोकस करना, नेचुरल यानी कुदरती चीज़ों से हमें क्या क्या सामान मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें हमारी कुदरत में मौजूद हैं, उसको यूज़ करके उसके ऊपर फोकस करके ट्रीट करना, किसी को सही करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरोपैथी लिखा है, वैसे नेचुरोपैथी लिखा है। ठीक है, नेचुरोपैथी मतलब नेचुरल से बना है नेचुरोपैथी। इट प्रेफर चेंज इन डाइटरी हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल टू मेडिसिन एंड सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें क्या है, ये क्या प्रेफर करता है, जो इंसान की डाइटरी हैबिट है, मतलब वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, किस टाइम खाता है, कितना खाता है, सही से खाता है। ठीक है, कहीं मतलब सिंपली जो है हमारा डाइट को मेंटेन करता है, हमारी डाइटरी हैबिट को ये प्रेफर करता है सबसे पहले, कि अपनी जो डाइट की हैबिट है, हमारी जो डाइट की आदत है उसे चेंज करना। ठीक है, एंड लाइफ स्टाइल, और जो हमारी लाइफ स्टाइल है टू मेडिसिन एंड सर्जिकल प्रोसीजर, जो हमारा मेडिसिन या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसे चेंज करना। सिंपल हमें पता है, अगर आपने सुना होगा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। शुरुआत में ही बच्चे को, नर्सरी क्लास के बच्चे को ये पोएम सिखा दी जाती है, तो नर्सरी क्लास का बच्चा तो रट के सुना देता है पोएम, मगर इसका बहुत डीपली मीनिंग है अगर देखा जाए, ऐसी फालतू में नहीं बना दिया ये पोएम। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मतलब सिंपली अगर हम बात करें कि जल्दी सोना चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए, इसकी मदद से अगर इंसान को जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा, मतलब 12 बजे तक, 1 बजे तक फालतू में मोबाइल चला रहे हैं पड़े पड़े, ठीक है, और जग रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका। फिर लेट उठेंगे, सारे काम लेट करेंगे, पूरा रूटीन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, 10 बजे का 8 बजे का नाश्ता 11 बजे हो रहा है, 1 बजे का दोपहर का 2 बजे का खाना 4 बजे शाम में खा रहे हैं, फिर फ़ौरन के 2 घंटे बाद हमारा रात का खाना हो रहा है, तो खाना डाइजेस्ट कहाँ होगा, फिर क्या होगा, बीमार पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी बीमारी लगेंगी, सुस्ती आएगी, बहुत सारी ऐसी इंसान मतलब बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं, इंसान को अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करना, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना, मेडिसिन और सर्जिकल प्रोसेस से बचाने के लिए। अगर मेडिकल और मेडिसिन और सर्जिकल प्रोसीजर जो हैं हमारे, इन सही चीज़ों को अगर इंसान रखना चाहता, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई इंसान है, हेल्दी इंसान है, ठीक है, वो रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो उसके मुकाबले में कम बीमार पड़ेगा, जो कि घर में पड़ा रहता है, बस खाया और लेट गया, थोड़ा सा वॉक भी नहीं किया, मतलब उसका रूटीन ही बिल्कुल ख़राब है। दोपहर का खाना शाम में, शाम का रात में, ठीक है, रात का सुबह खा रहा है, या 1 बजे खा रहा है, जब सोने चले तब खा रहे हैं, और खाते ही लेट गए, तो इससे क्या है, तो ये जो हमारा नेचुरोपैथी है, ये हमारे सिंपली अगर बात करें तो इसमें ये देखा जाता है कि इंसान क्या खा रहा है, किस समय खा रहा है, अपने आप को किस हिसाब से मेंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नेचुरोपैथी में आती है।
इसमें कोई आपको स्पेशल दवा नहीं दी जाती है, इसमें आपको कोई स्पेशल दवाई नहीं दी जाती हैं कि लिए ये वाली टैबलेट शाम में खाइएगा सुबह खाइएगा, नहीं, इसमें कोई ऐसी स्पेशल दवा नहीं जाती है। आपको आपका जो समझ लीजिए एक टाइम टेबल बनाया जाता है, आपको इसमें बताया जाता है कि अपने ऊपर सेल्फ कंटेन कैसे, अपने सेल्फ मेंटेन कैसे करना है अपने आप को, ठीक है। थर्ड है दिस ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ प्लांट एंड प्लांट्स एक्सट्रैक्ट। ये कह रहे हैं ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिस है ये जो है हमारा प्लांट प्रोडक्ट और प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एंड वॉज डेवलप बाई हाकिम इब्न सिना इन पर्शिया। जो हाकिम इब्न सिना थे वो पर्शिया के आए होते, कहाँ के थे? हाकिम इब्न सिना। ये हकीम जो हम बोलते हैं वही वर्ड है ये, हकीम इब्न सिना। हम कहते हैं ना हकीम जी, हकीम जी, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर साहब, तो ऐसे होते हैं हकीम जी जो हकीम होते हैं, ठीक है, ऐसे वैद्य होते हैं। तो हकीम जो थे ये हकीम इब्न सिना, ये पर्शिया से आए थे, ठीक है। आपने पर्शिया जगह सुनी होगी, पर्शिया जगह है, तो वहाँ के ये आए थे। इन्होंने ये वाला तरीका शुरू किया था इलाज करने का। इसमें क्या होता है? दिस ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स या प्लांट एक्सट्रैक्ट। प्लांट एक्सट्रैक्ट का मतलब प्लांट से मिलने वाली चीज़ें, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जड़ी बूटियाँ। तो ये जो थे ये क्या करते थे? प्लांट के यानी पेड़ पौधों और पेड़ पौधों से निकलने वाली, उनसे मिलने वाली जो चीज़ें होती थी उसे यूज़ करके जो है इलाज किया करते थे। इसे हम, इनका नाम था हकीम इब्न सिना, ये पर्शिया के थे। और इस तरीके को, ये इलाज करने वाला तरीका कहलाता है यूनानी। आपने सुना होगा यूनानी दवाइयाँ, ठीक है, यूनानी मेडिसिन्स, ठीक है। तो ये सारी आपने सुनी होंगी। फिर फोर्थ है हमारा दिस सिस्टम वॉज इवॉल्व इन इंडिया थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। ये जो आयुर्वेदा है ये तो आपने सुनी होगा। तो ये सिस्टम जो है हमारा इंडिया के अंदर हज़ारों साल पहले इवॉल्व हो चुका था, शुरू हो चुका था। द चरका संहिता एंड सुश्रुता संहिता। जो चारका संहिता और सुश्रुता थोड़ा ऐसे ही वर्ड है, ठीक है। सुश्रुता ऐसा है यहाँ पर, फिर शाह की आवाज़ आएगी, एच है। सुश्रुता, जो चरका संहिता और सुश्रुता संहिता जो थे ये दोनों जो है आर द फेमस ट्रीटीज़ ऑफ दिस सिस्टम। ये जो आयुर्वेदा सिस्टम है ये फेमस ट्रीटीज़ हैं, मतलब इनसे ही शुरुआत होती है, ठीक है। इसमें जो आयुर्वेदा है आपने इसके बारे में सुना होगा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ठीक है, जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो ये सुना होगा आपने। इसमें भी क्या होता है? द एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट एंड हर्ब्स इज यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन इन दिस थेरेपी। इस थेरेपी में भी जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं, प्लांट से निकाली हुई चीज़ें, या हमारे जो हर्ब होती हैं, हर्बीवोर जो प्लांट होते हैं, आपने जो हर्ब्स होती हैं हमारी, ठीक है। तो हमारे जो हर्ब्स वाले जो प्लांट पौधे होते हैं उसकी मदद से उसे यूज़ करके, जो हमारे सिंपली हम कह सकते हैं कि प्लांट के प्रोडक्ट और प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूज़ करके दवाइयाँ, मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, इसे हम कहते हैं आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेदिक जो होता है। फिफ्थ हमारा, ये आपने सुना होगा, ठीक है, मूवीज़ में देखा होगा आपने, चाइनीज़ मूवीज़ में। इट इज़ प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग फिलीफॉर्म निडल्स इनटू वेरियस पॉइंट्स इन द बॉडी। ये कह रहे हैं ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो है क्या किया जाता है? इंसर्ट करना मतलब घुसाना, ठीक है, अंदर करना, इंसर्ट करना। जैसे कि अब मैं कहूँ, ये यहाँ पर देखिए आपको निडल दिख रही होंगी, अलग अलग तरह की सुई दिख रही होंगी, सुइयाँ दिख रही होंगी। ये सुई जो होती हैं, जो निडल होती हैं, ये बॉडी के अंदर पिंच करके, बॉडी के अंदर इंसर्ट करके, उसके अंदर घुसा के, मतलब जैसे हमारी बॉडी है, मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर ही ऐसे ऊपर से ही चुभा दी जाती हैं। एंड मैनिपुलेटिंग फेलीफॉर्म निडल्स इनटू वेरियस पॉइंट्स ऑन द बॉडी। इसमें जो है, जो हमारी फेलीफॉर्म्स निडल्स होती हैं, ये डिफरेंट तरह की थोड़ी निडल्स होती हैं, ये जो हमारे वेरियस पॉइंट्स में, हमारे बॉडी के अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग कुछ जोड़ होते हैं जिनके बारे में इन्हें पता होता है। जो एक्यूपंक्चर करते हैं इन्हें पता होता है, इसके बारे में नॉलेज होती है कि अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये इससे नस कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, इस तरह से इन्हें पता होता है। तो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग ये जो फेलीफॉर्म्स निडल होती हैं वेरियस पॉइंट्स पर हमारे बॉडी पर इंसर्ट की जाती हैं। दिस थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एनर्जी फ्लोज इन द बॉडी अलॉन्ग पाथवे कॉल्ड द मेरिडियन। और ये जो थेरेपी की जाती है ये किस पर बेस्ड है? ये इस पर बेस्ड है, इस यकीन पर बेस्ड है कि जो हमारी बॉडी की एनर्जी फ्लो होती है वो हमारे पाथवे पर, एक रास्ता होता है। क्या हम सभी को पता है हमारे बॉडी में एक पूरा रास्ता है, निडल, हमारे नसें बनी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग जरिए हैं, जैसे खून चल रहा है बॉडी में, हमारे ब्लड चल रहा है। तो इस तरह से ये जो थेरेपी है ये इस बिलीफ पर, इस भरोसे पर, इस यकीन पर बेस्ड है कि जो हमारा एनर्जी फ्लो है बॉडी के अंदर वो हमारा एक पाथवे पर चलता है जिसे हम मेरिडियन कहते हैं। तो उसी पाथवे पर अलग अलग ये पिंच करके, पिन लगाकर, इस तरह से निडल गड़ाकर अंदर पिंच कर ये करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्यूपंक्चर।
ठीक है, क्या कहते हैं हम, एक्यूपंचर। आपने ज़्यादातर चाइनीज़ मूवी में देखी होगी, ठीक है, चाइनीज़ मूवी में ज़्यादातर दिखाते हैं एक्यूपंचर। ये भी काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव चीज़ है, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव इलाज है एक्यूपंचर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 49 पर, पेज नंबर 49 चैप्टर नंबर 39। नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें पार्ट लिखना है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 9 है हमारा। ये कौन सी है, डेट तो सेम ही रहेगी, जिस दिन पार्ट 9 की वीडियो अपलोड होगी उस दिन की डेट। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर है नेक्स्ट मेटल टॉक्स। मेटल स्टॉक मतलब थोड़ा सा इसमें हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे, मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल आप जानते होंगे, मेटल किसे कहते हैं, तो मेटल आप सिर्फ मेटल लोहे को नहीं कहते हैं, ठीक है, अभी बताते हैं मेटल किसे कहते हैं। पहले यहाँ देख लिए, ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। ये कह रहे हैं हमारे जितने भी हमारे अर्थ पर मेटल जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटियोलाइट्स। नॉन मेटल और मेटल से मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं मेटियोलाइट्स, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए मेटियोलाइट्स क्या होते हैं, मेटलोइड्स वो होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। क्या, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर जो होता है उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, तो मेटल वो होते हैं हर वो चीज़ जो कि करंट पास करे, इलेक्ट्रिसिटी पास करे, हीट पास करे, उसे हम मेटल कहते हैं। इसकी अलग अलग और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी डीपली आपको प्रॉपर्टीज़ इसमें केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं, जिसके अंदर से करंट पास ना हो, हीट पास ना हो। अगर मैं एक मेटल की बात करूँ तो जैसे कि अगर आप लोहे की रॉड, लंबी सी रॉड ली आपने लोहे की, ठीक है, अगर आपने एक लंबी सी लोहे की रॉड ली और एक हिस्सा, एक कोना जो है जलती हुई आग में डाल दिया, क्या, आप बड़ी सी रॉड लीजिएगा और उसका एक छोटा सा कोना, छोटा सा हिस्सा, एक कोना जो है आग के अंदर कर दिएगा जहाँ पर आग जल रही हो, ठीक है। तो आग के अंदर जब आप करेंगे तो सिर्फ वो वाला हिस्सा ही गर्म नहीं होगा जो कि आग के अंदर होगा, दूसरा कोना जो कि आग से बाहर होगा वो भी गर्म हो जाएगा। तो वो क्या होता है, हीट को, गर्मी को पास कर देता है एक जगह से दूसरी जगह। और नॉन मेटल की बात करूं मैं, प्लास्टिक की आप कोई चीज़ ले लिए, तो एक बड़ी सी प्लास्टिक की आप अगर रॉड लेंगे तो एक हिस्सा अगर आग में डालेंगे तो दूसरा हिस्सा गर्म नहीं होगा। आपने देखा होगा हमारे जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं हमारे घर में, जो बर्तन होते हैं, कुकर है या बाकी जो बर्तन होते हैं, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं, उसके हैंडल्स क्या होते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। वो भी प्लास्टिक ऐसी होती है कि पिघल ना जाए, ठीक है, ऐसे प्लास्टिक नहीं होती है कि वो पिघल जाए। गर्मी प्लास्टिक तो पिघल जाती है ना, चाहे एक बार को हीट इधर से उधर ट्रांसफ़र ना करें, मगर उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई वो उठा नहीं पाती है। तो वो डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक होती है जो कि पिघलती नहीं है। आपने कभी जो है देखा होगा, जो हमारे घर के कुकर होते हैं, प्रेशर कुकर, उसमें ब्लैक कलर की जो प्लास्टिक लगी होती है, वो हम उसे पकड़कर फिर कुकर को ऊपर से नीचे उतारते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पूरा कुकर होता है, जो प्रेशर कुकर होता है, वो बहुत ज़्यादा हीट हो चुका होता है, गर्म हो चुका होता है। हालाँकि हमारे आग के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा ही होता है, नीचे वाला हिस्सा ही जो ऊपर सरफेस होता है नीचे का, वही हमारा आग के ऊपर जो है रखा होता है, मगर पूरा का पूरा प्रेशर कुकर हमारा गर्म हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो मेटल होता है, हीट ट्रांसफ़र करता है। ऐसे ही अगर आप जो है देखेंगे तो अगर हम कोई ऐसी करंट वाली जो चीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़, ठीक है, जैसे अगर कोई किसी बोर्ड में, किसी स्विच में करंट आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लोहे के चम्मच से जाके बटन नहीं बंद करते हैं, हम क्या करते हैं, लकड़ी के डंडे से, ठीक है, वुड से, लकड़ी से हम उस स्विच को बंद करते हैं कि हमें करंट ना लगे, ठीक है। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे करंट पास नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं। बहुत सारी इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये चमकदार नहीं होते हैं, आवाज़ नहीं पैदा करते हैं, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स की। अब हम बात करेंगे इसमें मेटल्स रॉक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटल के बारे में हम थोड़ा बहुत, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है बस, ये करेंगे। डेली लाइफ में आप इन चारों जो हमारे मेटल्स हैं इनके बारे में नाम सुनते रहते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इट इज़ अ सिल्वर मेटल ऑफ वाइट कलर। ये एक सिल्वर मेटल है, वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का सिल्वर मेटल होता है, जिसके अपने बर्तन देखे होंगे अपने घर में। क्या? अपने घर में सिल्वर के चांदी के बर्तन देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो अपने सोने जवाहरात तो आपने सुना ही होगा, या आप सिंपल कह सकते हैं अंगूठियाँ देखी होंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, विच इज़ मोस्ट एबेंडेंटली फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट पर बहुत ज़्यादा मोस्ट एबेंडेंटली फाउंड होता है अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ के ऊपर। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट और इट इज़ सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड मेलिएबल मेटल। ये जो है हमारा सिल्वर होता है, ये बॉक्साइट से ऑब्टेन होता है, बॉक्साइट से मिलता है, और ये सॉफ्ट होता है, मतलब मुलायम होता है, सख्त नहीं होता, लोहे की तरह ठोस नहीं होता, और ये ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक टिकने वाला, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो हमारा जो है वो लंबे समय तक टिकेगा। अगर मैं लोहे की रॉड की बात करूं, एक टाइम को उसमें भी जंग लग जाएगी। और मेलिएबल मेटल, मेलिएबल मतलब पिघल जाने वाला,
मैलिएबल मतलब मैलिएबल हो जाना, शेप बदल देना। अगर आपने देखा होगा सोने को देखा होगा तो सोनार क्या करता है, सोने को जो है अंगूठी जो बनाता है तो अंगूठी क्या डायरेक्ट ऐसी बन जाती है, नहीं, उस सोने को पिघलाया जाता होगा, क्या उस सोने को पिघलाया जाता है, तो वो मैलिएबल कहते हैं, पिघल जाने की कैपेसिटी रखना। इन्हें जो है हम पिघला के अलग अलग शेप दे सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं, अंगूठी से मैं छल्ले बना सकता हूँ, छल्ले से हार बना सकता हूँ, बूंदे जो भी बना सकता हूँ, तो उसी से मैं पिघला पिघला कर अलग अलग शेप कर सकता हूँ, तो उससे हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। ये अगर मैं प्लास्टिक की बात करूँ या बाकी चीज़ों की बात करूँ तो वो मैलिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। मेटल कौन सा है, ये एल्युमिनियम मेटल है, एल्युमिनियम केमिकल सिंबल इसका क्या है, Al। आप आगे जाके यूज़ करेंगे केमिकल सिंबल, मतलब जैसे कि अगर आपके घर में जो है आपका नाम क्या है, आपका नाम मान लीजिए रामू है या राजू है, ठीक है, या फैज़ है, फैज़ू है, जो भी है, कुछ भी नाम है, ठीक है, समीर है, शारिक है, जो भी है, तो आप लोग क्या करते हैं, आपके घर में ही सिंबल दे दिया। ये घर की बात छोड़िए, जैसे कि अगर मैं अलग अलग उसकी बात करूं, अलग अलग ड्यूटीज़ की बात करूं, तो पुलिस वालों की जॉब होती है तो पुलिस वालों का सिंबल अलग होता है। आपने देखा होगा उनके पीछे बाइक पे, कार पे, या उनके घर में, किसी के घर में कोई पुलिस वाले हैं, उनके अब्बा पुलिस वाले हैं, तो उनकी बाइक पे ब्लू और रेड कलर की ऐसे करके पट्टी होती है, तो ऐसे कलर के फ्लैग से बना होता है, जिसे देख के इंसान समझ जाएगा अच्छा ये पुलिस वाले हैं, ठीक है। ऐसे कोई डॉक्टर होगा तो डॉक्टर के बाइक पे या कार पे वो लोग प्लस, रेड कलर का प्लस का साइन लगा लेते हैं, तो समझ जाते हैं अच्छा ये डॉक्टर है। तो इंसान पूरा डॉक्टर लिखने के बजाय सिंबल यूज़ करता है कि इंसान जल्दी आसानी से समझ जाए, जगह भी कम घेरेगा। तो अब मैं एल्यूमिनियम पूरा लिखूं या खाली Al लिखूं, अगर इंसान को पता है एल्यूमिनियम को मैं सिंबली Al भी कहता हूं, मतलब जैसे कि मैंने एक निशान दे दिया। अब राइट का निशान क्या होता है बच्चों, राइट का निशान ज़रूरी है, शुरू में इंसान ने सोचा होगा कि राइट का निशान ये है और यही चलता हुआ आ रहा है। हो सकता है कि अगर शुरुआत में राइट का निशान ऐसे बनाया होता तो आज हम राइट का निशान ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते, तो राइट का निशान ऐसे कह दिया तो ऐसे ही है। तो इसी तरह से इनके नामों को जब आगे जाके 9th क्लास में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें बड़े बड़े नाम लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो बड़े बड़े नाम लिखने में बहुत टाइम लग रहा था जब साइंटिस्ट को, तो इतना टाइम बचाने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनके नाम में से ही 2-2 वर्ड, एक वर्ड ले लेकर क्या कर दिया, उनके नाम बना दिए, छोटे छोटे निशान बना दिए। एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, Al। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है इनके केमिकल के नाम को, तो इसका केमिकल सिंबल है Al। ऐसे हमारा गोल्ड होता है, ठीक है, कॉपर होता है, कार्बन होता है, तो कार्बन जो होता है हमारा वो C से लिखते हैं हम, कैल्शियम होता है Ca लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हमारी जो ऑक्सीजन गैस होती है जिसे हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाती है ऑक्सीजन, हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आती है उसे हम कहते हैं CO2, जो अंदर जाती है उसे कहते हैं O2, ठीक है। वैसे तो नाम क्या है उसका ऑक्सीजन, मगर उसका सिंबल छोटा लिखने के लिए उसे हमने कह दिया O2। तो इस तरह से हम सिंपली बात करते हैं। तो ये मेटल कौन सा है हमारा, एल्यूमिनियम मेटल है, इसे हम कहते हैं, सिंबल क्या है इसका, Al। फिर नेक्स्ट हमारा, इट इज़ हाईली सॉट आफ्टर प्रेशियस मेटल विच इज़ यूज टू मेक कॉइन्स एंड ज्वेलरी, इट इज़ देन सॉफ्ट। ये कह रहे हैं जो हम ये हाईली सॉट आफ्टर प्रेशियस मेटल, मतलब ये हाईली सॉट आउट मेटल है। सिंपल अगर बात करें बहुत महंगा मेटल है, बहुत कीमती मेटल है, ऐसा मेटल जिसकी बहुत कीमत है, ठीक है, जो कि जो है सिक्के बनाने के लिए, ज्वेलरी यानी हमारे जो औरतें लेडीज़ जो हमारे हार बुंदे पहनती है वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ डेंस, ये डेंस होती है, घनी होती है, मतलब डेंस क्या होती है अब ये मैं कैसे समझाऊँ आपको, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 5 किलो रुई ले लिए, 5 किलो लोहे का बाट ले लिए, वाट तो जानते होंगे, बाट जानते होंगे, लोहे का टुकड़ा ले लिए, या 1 किलो रुई ले लिए और 1 किलो क्या करिए, 1 किलो लोहे का टुकड़ा लिए, तो आप 1 किलो रुई को, 1 किलो लोहे के टुकड़े को अगर पानी के ऊपर डालेंगे तो कौन सी चीज़ डूबेगी, कौन सी चीज़ डूबेगी। या 1 किलो प्लास्टिक का टुकड़ा ले लिए, एक ऐसा प्लास्टिक की बाल्टी लिए जिसका वजन 1 किलो हो, या प्लास्टिक की ऐसी एक नाव की शेप की बाल्टी, या कोई भी प्लास्टिक की, या 1 किलो की बॉल ले ली जो प्लास्टिक की हो, 1 किलो की हो, ठीक है। या चलिए मैं 250 ग्राम की बात करता हूँ या 100 ग्राम की बात करता हूँ। 100 ग्राम का जो वाट होता है, जो हमारे तराजू पे 100 ग्राम के वाट होते हैं, एक वो लिए और एक 100 ग्राम का एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिए, ठीक है। तो अगर आप प्लास्टिक के टुकड़े को पानी के ऊपर रखेंगे और 100 ग्राम के वाट के ऊपर वाट को रखेंगे तो कौन सी चीज़ डूबेगी, 100 ग्राम का वाट डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ठोस होता है, सिंपल समझ लिए वो ठोस होता है, ठीक है, वो ज़्यादा सरफेस एरिया उसके अंदर कम होता है, गैप कम होता है, सिंपल। ये बहुत सारी डीपली बातें हैं, बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी से आपका 9th क्लास का बेस बना रहे हैं, अभी से आपको 9th क्लास के बारे में बता रहे हैं ये चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो।
वो शाइनी होती है मतलब चमकदार होती है, सॉफ्ट मतलब मुलायम होती है, एंड द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, और सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल है। ये क्वेश्चन तो आपकी 9th क्लास में भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है, गोल्ड। ये कहते हैं अगर मैं छोटा सा 1 ग्राम का, क्या 1 ग्राम का अगर मैं सोने का टुकड़ा ले लूँ, 1 ग्राम बहुत ही छोटी और भी छोटा ले लूँ अगर मैं, तो उसे मैं कई 100 किलोमीटर तक जो है पतले से तार में खींचकर लंबा करता जा सकता हूँ। इतना पतला, इतना मेलिएबल, इतना डक्टाइल होता है ये, इतना मेलिएबल, इतना पतला कर सकता हूँ मैं इसे। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, मोबाइल फ़ोन बनते हैं अब, तो मोबाइल फ़ोन कभी आपने कभी खोला होगा, या पुराने मोबाइल फ़ोन अभी कभी आपने देखे होंगे, तो उसकी जब बॉडी खोलते हैं तो उसके अंदर ग्रीन कलर की प्लेट निकलती है, उस प्लेट के अंदर पतले पतले वायर होते हैं। तो वो जो पतले पतले वायर होते हैं वो तो इतने पतले होते भी नहीं जितने कि हम गोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 10 ग्राम का जो गोल्ड होगा, तो वो 10 ग्राम का गोल्ड मैं पता नहीं कितने किलोमीटर तक उसका तार बना के पूरा रास्ता बना सकता हूं। मतलब अगर मैं 10 ग्राम का गोल्ड लूं और उसका पतला सा तार बनाऊं तो बहुत सारा किलोमीटर तक एरिया उसका कवर करेगा, इतना लंबा तार होगा। सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतना मेलिएबल, इतना पतला कर सकते हैं हम उसे। और इसका लैटिन नेम है ऑरम, सॉरी इसका मैंने लैटिन नेम नहीं बताया था, इसका लैटिन नेम है एल्यूमिना, ठीक है। वैसे तो ये सिल्वर है, ठीक है, इट इज़ सिल्वर अ मेटल ऑफ वाइट कलर, इसे हम एल्यूमिनियम कहते हैं। इसका लैटिन नेम है, मतलब लैटिन जो नेम दिया गया था, एल्यूमिना दिया था, एल्यूमिना से ही इसका नाम पड़ गया एल्यूमिनियम, और उसके ही सिंबल ले लिए, 2 पहले के वर्ड ले लिए AL। ऐसे ही हमारा गोल्ड है जो सोना कहते हैं हम, जिसे सोना जो होता है हमारा, ये केमिकल सिंबल इसका AU होता है, देखो गोल्ड। और ऐसे ही हमारा गैलियम एक वर्ड और है, एक हमारा एक ऐसी एलिमेंट था बच्चों जिसे हम गैलियम कहते हैं। तो गोल्ड और गैलियम दोनों के शुरुआत में ही जी आ रहा था, तो गोल्ड को भी जी से लिखते, गैलियम को भी जी से लिखते, तो गैलियम को तो GE लिख दिया, गैलियम को GE लिख दिया साइंटिस्ट ने, जब साइंटिस्ट ने इनके नाम लिखने शुरू किए, ठीक है। मगर गोल्ड को उन्होंने सोचा कि अब दूसरे एलिमेंट का भी नाम जी से लिखें, लोगों को याद करने में परेशानी होगी, बच्चों को आगे याद करने में परेशानी होगी जब वो पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका जो लैटिन वर्ड था ऑरम, जिसे हम कहते हैं ऑरम, तो जो इसका लैटिन नाम था ऑरम जो इसका लैटिन नाम था, इसका पहले 2 वर्ड ले लिए AU, तो गोल्ड का सिंबल GO हटा के उन्होंने लिख दिया AU। क्योंकि गैलियम एक और ऐसी मेटल है, ऐसी एल्यूमिनियम, वो है हमारा एलिमेंट, ऐसी सब्सटेंस एक और है हमारा गैलियम, जिसका भी जी से आ रहा है नाम। तो उन्होंने सोचा दोनों ही जी से हो जाएंगे तो लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, पढ़ने में मुश्किल होगी, तो वो आसान बनाने के लिए उन्होंने इसका लैटिन वर्ड के पहले 2 वर्ड ले लिए और इसका नाम AU सिंबल रख दिया इसका, ठीक है। इट इज़ अ सॉफ्ट वाइट लस्टर मेटल दैट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये कह रहे हैं ये सॉफ्ट होता है, ये लस्टरस मेटल होता है और इसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ये ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मेटल माना जाता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके पास पाई जाती है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स, कॉइन्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा। और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, बर्तन बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए, और जो ज्वेलरी होती हैं वो बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या नाम है इसका, मेटल, इसका है मेटल सिल्वर, और केमिकल नेम है इसका AG। ये भी हमारा जो है बहुत सारे ऐसे मेटल बच्चों, हमारे जो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिसका नाम S से आ रहा था, जैसे हमारा सल्फ़र, ठीक है। तो सल्फ़र का भी S था, सिल्वर का भी S था, तो सल्फ़र का तो उन्होंने S से यूज़ कर लिया, मगर उन्होंने सोचा अब हम सिल्वर में भी S लिखेंगे तो दोनों कहेंगे दोनों का S है। अब कौन सा S वाला सल्फ़र है, कौन सा सिल्वर है, ठीक है, तो कैसे पता चलता। तो इन्होंने सिल्वर का भी लैटिन नेम लिया, और अर्जेंटम जो इसका नाम है तो इसका इन्होंने AG ले लिया, ठीक है, केमिकल नेम AG। तो AG होता है सिल्वर का शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट नेम जैसे हम कह सकते हैं, या केमिकल नेम। फिर हमारा फोर्थ, इट वॉज डिस्कवर्ड मोर देन 1 10 100,000 10,000। मतलब ये जो है हमारा, ये 10,000 साल पहले ही डिस्कवर्ड हो चुका है, इसकी खोज हो चुकी है, 10,000 साल पहले से ही इसके बारे में लोग बाग जानते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन लिवर, और ये जो है हमारे ह्यूमन के लीवर में भी पाया जाता है। क्या, हमारा जो ह्यूमन, हम लोग जो है, हमारे लीवर जो होता है उसके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। ये आज आपको पता चला होगा कि हमारे पेट में भी मेटल होता है, ठीक है। तो हमारा जो पेट, हमारा जो बॉडी है उसके अंदर जो लीवर है, उस लीवर के अंदर हमारे एक मेटल पाया जाता है जो कि हमारा कॉपर, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग रेड हीमोग्लोबिन, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, इन द ब्लड के अंदर जो ये रेड कलर का जो हीमोग्लोबिन बनता है वो इसी कॉपर की मदद से ही बनता है।
इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपने सोचा होगा इंसान को करंट क्यों लगता है, ठीक है, तो इंसान को इसी वजह से करंट लगता है। और बहुत मतलब इंसान की जो बॉडी होती है बच्चों, उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपने सोचा होगा हमें करंट क्यों लगता है, तो हमारे अंदर मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है करंट पास करती है। तो हम कभी जो है हमें करंट लगता है तो हमारी बॉडी से आपको लगता होगा हमारे हाथ तक पूरा करंट आ गया था, या हमारे बॉडी में पैर में दर्द होने लगा, हाथ में दर्द होने लगा। क्या होता है, वो करंट हमारे उंगली में लगता है मगर पूरे हाथ में चढ़ के आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी भी करंट जो है कंडक्ट करती है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है, इसका नाम है कॉपर, केमिकल नेम है Cu, ठीक है, क्योंकि एक कोबाल्ट था जिसका नाम CO से आ रहा था, कोबाल्ट, तो उन्होंने कोबाल्ट का लिख दिया CO। तो कॉपर का CO करने की बजाय उन्होंने इसकी लैटिन नेम जो है क्यूप्रम, जिसे हम कहते हैं, कॉपर को लैटिन जो इसका नाम है, इसका नाम था पहले क्यूप्रम, तो उस क्यूप्रम से Cu रख दिया कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमने ये पूरी एक्सरसाइज करा दी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट और लास्ट हमारी है हमारा लास्ट चैप्टर, मतलब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पेज नंबर 50 है हमारा, पार्ट नंबर 9, और यहाँ पर डेट आपको किसकी लिखनी है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। किस दिन, कौन सी वीडियो, पार्ट नंबर 9 की जिस दिन वीडियो अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है। चलिए तो अब इसे भी देख लेते हैं। लास्ट हमारा पार्ट का लास्ट चैप्टर नंबर 40, मेडिकल टेक्नोलॉजी। कुछ मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, डू यू नो दैट द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म बाय क्रिश्चियन बर्नर्ड ऑन December 3, 1967 इन केप टाउन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक जगह है केप टाउन, क्या, केप टाउन, तो वहाँ पर 3 दिसंबर 1967 को एक एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन बर्नर्ड, ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब क्या है, मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान में हार्ट लगाना। जैसे आपने सुना होगा किडनी चेंज हो जाती है, ठीक है, हमारे किडनी चेंज हो जाती है, लीवर, गुर्दे, ये सब चेंज हो जाते हैं। किसी की किडनी ख़राब हो गई तो दूसरे की किडनी लग जाती है, ठीक है, उसे बाकायदा ख़रीदा आता है, उसका ऑपरेशन होता है, तो किडनी जो है ट्रांसप्लांट हो जाती है। इसी तरह से जो सबसे पहला हार्ट का, यानी दिल को एक इंसान की दूसरे इंसान के दिल में लगाना, इसे हम कहते हैं हार्ट का ट्रांसप्लांट करना। तो हार्ट का जो ट्रांसप्लांट सबसे पहले किया था इन्होंने किया था, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नर्ड ने 3 दिसंबर को, ठीक है। केप टाउन के थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे, साउथ अफ्रीका में जगह है केप टाउन। दस वी कैन से दैट साइंस हैज़ डन अ ग्रेट सर्विस टू मेक मैनकाइंड बाय गिविंग बर्थ टू मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस। तो ये कह रहे हैं इसी वजह से हम कह सकते हैं जो हमारी साइंस है इसने जो है बहुत सारी, जो इंसानियत को बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। कैसे? बाय गिविंग बर्थ टू मेडिकल टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ और मेडिकल साइंस को बर्थ देकर, पैदा कर मतलब उन्हें जन्म देकर। अगर हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस ये सब नहीं होती तो हम कैसे ये सारी चीज़ें जान पाते और कैसे इलाज कर पाते। टुडे इट हेल्प्स इन सेविंग थाउजेंड ऑफ लाइफ थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडेड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये कह रहे हैं आज के ज़माने की अगर बात करें तो हज़ारों ज़िंदगियाँ जो हैं इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये जो एडेड मेथड है ट्रीटमेंट के, इसे यूज़ करके जो है बचाई जाती हैं। लेट्स नो अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस। ये कह रहे हैं चलिए आप थोड़े बहुत कुछ मेडिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे लेटेस्ट मेडिकल डेवलपमेंट हैं, ठीक है, रिसेंटली जो भी डेवलप हुए हैं। पहला है हमारा लेज़र सर्जरी। लेज़र सर्जरी के बारे में आपने सुना होगा, ये काफ़ी साल पहले से चल रही है। लेज़र सर्जरी इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूजेज लेज़र टू ट्रीट टिश्यू बाय हीटिंग द टारगेटेड सेल अंटिल दे बस्ट। ये कह रहे हैं लेज़र सर्जरी जो है एक मेडिकल प्रोसीजर है, ये प्रोसीड्योर लिखा है बच्चों, से हम प्रोसीजर कहते हैं, कुछ लोग प्रोसीड्योर कहते हैं। तो जो लेज़र सर्जरी है वो उसमें एक मेडिकल प्रोसीड्योर है जिसमें जो है हमारी एक लेज़र को यूज़ किया जाता है। लेज़र लाइट आपने सुनी होगी, तो इसी तरह की एक लेज़र होती है, उसमें क्या करते हैं, टू ट्रीट टिश्यू बाय हीटिंग द टारगेटेड सेल अंटिल दे बस्ट। एक टिश्यू को ट्रीट करने के लिए उसमें क्या करा जाता है, उस टिश्यू को जो है टारगेटेड टिश्यू को गर्म करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं जब तक वो बस्ट ना होता है, जब तक वो फट ना जाए। अ लेज़र इज़ अ लाइट बीम दैट कैन बी प्रेसाइसली फोकस्ड। ये कह रहे हैं एक लेज़र ऐसी लाइट बीम है जो कि एक प्रेसाइसली फोकस की जा सकती है। मतलब अगर हमने रोशनी देखी होगी बच्चों, अगर हम अपनी टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जो है लगातार जाती हुई दिखती है, ऐसे करके हमें ऐसे करके जाती हुई दिखती है। हमें दिखती है कि हमारी टॉर्च जो है एक रास्ता दिख रहा होता है, वाइट कलर की लाइट, मगर अगर आपने कभी लेज़र की लाइट जलाई होगी तो उसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता है, डायरेक्ट दीवार पर हमें लाइट दिखती है रेड कलर की। मतलब उसकी जो है बीच में कोई ऐसे लगता नहीं है कि बीच में हमारी कुछ चल रहा है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी जो लेज़र होती है, एक बीम ऑफ लाइट होती है, एक ऐसी बीम होती है जो कि एक ही पॉइंट पर बिल्कुल फोकस किया जा सकता है जिससे,
लेजर सर्जरी दैट इज़ यूज टू रिड्यूस आईसाइट नंबर इज कॉल्ड लेसिक। ये कह रहे हैं वो लेजर सर्जरी, वो इलाज जिसमें लेज़र से सर्जरी की जाती है, जिसमें जो है क्या होता है, जो आँखों की रोशनी को रिड्यूस आईसाइट नंबर इज कॉल्ड लेसिक। क्या मतलब, जो कुछ आपने देखा होगा लेज़र की सर्जरी की जाती है, आंखों का ऑपरेशन होता है तो लोग बाग ज़्यादातर लेज़र से सर्जरी कराते हैं। उसमें क्या होता है कि आंखों की रोशनी कम होने लगती है तो लेज़र की सर्जरी यानी ऑपरेशन करवाते हैं। आपने सुना होगा आँख खोलवाते हैं, ब्लैक कलर का चश्मा पहन के घूमते हैं लोग बाग, ठीक है, आंखों का ऑपरेशन कराने के बाद, तो वो लेज़र की सर्जरी होती है। उसमें जो है जब लोगों की आँखों की रोशनी कम होने लगती है, ठीक है, डिफरेंट बीमारियाँ भी होती हैं, काला पानी और बहुत सारी बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है आँख की, तो उसे ट्रीट करने के लिए लेज़र की सर्जरी की जाती है और उस लेज़र की सर्जरी को कहते हैं लेसिक। दिस प्रोसीजर इज़ पेनलेस। ये प्रोसेसर जो होता है ये पेनलेस होता है, मतलब इसमें दर्द नहीं होता, चीड़ फाड़ नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट हमारी लेज़र जो होती है उसी पॉइंट पर जाके लगती है, ठीक है, और एंड टेक अबाउट 15 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं इसके ऑपरेशन में, ठीक है। नो स्टिचेज आर रिक्वायर्ड, कोई भी टाके की ज़रूरत नहीं पड़ती कि टाका सिलाई बुलाई कुछ नहीं, टाके की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। आफ्टर द लेसिक प्रोसीजर द विजन स्टार्ट इंप्रूविंग ग्रेजुअली। और जो लेसिक का जो प्रोसीड्यूर होता है, जो प्रोसीजर होता है, इसे करने के बाद जो हमारी विज़न होती है, आंखों की रोशनी होती है, वो वापस इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। लेज़र सर्जरी कैन बी यूज टू क्लोज स्मॉल ब्लड वेसल्स टू रिड्यूस ब्लड लॉस। ये कह रहे हैं लेज़र सर्जरी हमारी जो है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हो सकता है इंटरनली, बच्चों आपने देखा होगा, कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारा ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है, अंदर से ब्लड खून जो है वो जम गया होता है, या हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ से हमारा इंटरनली ब्लड चल रहा है, मतलब अंदर से ही कोई वेसल्स, हमारी कोई खून की जो है नसें फट गई हैं अंदर से और वहाँ से खून बह रहा है, तो इस तरह की लेज़र सर्जरी की जाती है, जो कि अंदर तक पहुँच, उसमें कट नहीं लगता है कोई कि बॉडी को काट रहे हैं, चीड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट वो वहीं पर जाके पॉइंट पे अटैक करती है, वहीं पर जाके हमारा ट्रीट करते हैं और उस ब्लड वेसल्स को बंद कर देते हैं, जिससे हमारा खून ना बहे, ब्लड लॉस ना हो। क्लोज नर्व एंडिंग टू रिड्यूस पेन दैट अकर्स आफ्टर सर्जरी। और सर्जरी के बाद जो हमारा सर्जरी कहीं जैसे कि हमारी नर्व एंडिंग होती है, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, उसे क्लोज कर दी जाती है कि हमारे बॉडी का दर्द ना हो, हमारे बॉडी में ज़्यादा दर्द ना हो। सर्जरी के बाद जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए जो नर्व की जो क्लोज एंडिंग होती है, मतलब जो उसकी जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर उसे क्लोज कर दिया जाता है कि उससे दर्द कम हो। रिमूव ट्यूमर, इससे हम ट्यूमर भी निकालते हैं एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे इसके यूजेस हैं। आजकल नॉर्मली लोग बाग जो ऑपरेशंस कराते हैं वो लेज़र वाले ऑपरेशंस कराना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें दर्द कम होता है और जल्दी ट्रीटमेंट होता है और आसान होता है, ठीक है, रिस्क कम होता है, बहुत सारे ऐसी फ़ायदे हैं इसके। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड, वर्ल्ड्स फर्स्ट रिमोट सर्जरी। ये सबसे पहली रिमोट सर्जरी थी, मतलब रिमोट मतलब बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर, रिमोट मतलब बहुत दूर। ऑस्ट्रेलियाज टॉप किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेविड निकोल ऑफ ब्रिस्बेन प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा हॉस्पिटल। ये जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जिनका नाम है डेविड निकोल, ठीक है, ये कहाँ के थे, ब्रिस्बेन प्रिंसेस अलेक्जेंडर हॉस्पिटल। इन्होंने हेल्प किया डॉक्टर को जो कि न्यूजीलैंड में बैठे हुए थे, टू कैरी आउट अ डेलिकेट ऑपरेशन टू रिमूव अ डिजीज्ड किडनी फ्रॉम अ वुमेन। इसमें क्या करना था, जो न्यूजीलैंड में जो हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें इन्होंने मदद की। एक डेलिकेट ऑपरेशन था, उसमें क्या था कि एक जो औरत थी उसकी जो डिजीज़, बीमार किडनी मतलब ख़राब किडनी को रिमूव करना था, निकालना था, उन्हें मदद की। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर थे, न्यूजीलैंड में मदद कर रहे हैं। कैसे, एडवांस डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और रिमोट कंट्रोल कैमर्स को यूज़ करके टू टॉक टू हिज न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट्स थ्रू आउट द ऑपरेशन। मतलब जब तक ऑपरेशन चलता रहा उनसे वो बात करते रहे, समझाते, ट्रीट करते रहे उन्हें, ठीक है, एज अ गाइडर बताते रहे। फिर थर्ड है, माइस क्रिएटेड इन लैब विदाउट जेनेटिक गैदर्स। ये कह रहे हैं बिना जेनेटिक गैदर्स किए जो माइस कहते हैं चूहे, ठीक है, माउस मतलब एक, माइस मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे ऐसे चूहे बनाए गए थे। तो ये चीज़ें जो है आप बच्चों आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक्स क्या है, जीन्स क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको 9th और 10th में पढ़ने को मिलेगी बायोलॉजी में। तो ये ज़्यादा डीपली हम इसे समझा नहीं पाएंगे, आपको समझाएंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, सिंपली इसे बता दे रहे हैं। अटम ऑफ जापानीज साइंटिस्ट लेड बाई टोमोहिरो कोनो ऑफ द, ये जापानीज़ के नाम ही ऐसे होते हैं, तो ये एक जापानीज साइंटिस्ट हैं जो कि क्या है, टोमोहिरो कोनो ऑफ द टोक्यो यूनिवर्सिटी। ये टोक्यो यूनिवर्सिटी के टोमोहिरो कोनो हैं। इन्होंने क्या किया, सक्सीडेड इन क्रिएटिंग माइस बाय यूजिंग 2 जेनेटिक मदर्स। 2 जेनेटिक मदर को यूज़ करके क्या किया उन्होंने, एक नया माइस, एक नए चूहे बनाए, ठीक है, एंड नो फादर, बिना फादर के। अब ये जो है सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि अगर
सिंपल, अगर एक बच्चा होता है तो उसकी एक माँ होती है, एक बाप होती है। इन्होंने क्या किया, दो मदर चूहे को मदर जेनेटिक्स यूज़ करके, अब ये जेनेटिक्स क्या होता है, जीन क्या होता है, ये बहुत डिटेल की चीज़ें हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको सेल पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है, फिर ऑर्गन्स पढ़ने हैं, फिर ऑर्गन्स के अंदर RBC, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदर जीन्स, आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये जेनेटिक्स में आपको जाकर पता चलेगा। स्टडी ऑफ जीन कहते हैं सिंपली, ठीक है। इट हैज़ बीन रिफर टू एज एन अनप्रेसिडेंटेड लैंडमार्क इन द स्फेयर ऑफ जेनेटिक रिसर्च एज फार एज मैमल आर कंसर्न। ये कह रहे हैं ये एक ऐसा, मतलब अद्भुत सा एक ऐसा इन्होंने करके दिखाया है, जिसमें जो है सिंपली क्या है, जेनेटिक रिसर्च के अंदर, ये जेनेटिक रिसर्च के अंदर एक अद्भुत चीज़ करके दिखा दी है सिंपल, जिसमें जो है बिना जो है फीमेल मतलब बिना मेल को यूज़ करे इन्होंने सिंपली 2 जेनेटिक मदर को यूज़ करके एक नए जो है हमारे चूहे बनाए हैं, ठीक है, नए माइस पैदा किए हैं। तो स्फेयर ऑफ जेनेटिक रिसर्च एज फार एज मैमल्स आर कंसर्न, जिसमें जो है मैमल्स जो है कंसर्न किए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है मैमल्स क्या होते हैं बच्चों, मैमल्स हम लोग होते हैं, मतलब जिनके बॉडी पे बाल हों और जो अंडे ना देते हों, बेबी बॉर्न करते हो, ठीक है, वो कहते हैं उन्हें मैमल्स। फोर्थ है सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन स्किन का सब्स्टिट्यूट मतलब सिंपली हटाना, बदल देना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदल देना, उसकी बजाय दूसरी चीज़ को यूज़ कर देना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करना, आपने कभी कभी सुना होगा फुटबॉल के दौरान सब्स्टिट्यूशन किया जाता है फुटबॉल प्लेयर के बीच में, मतलब अगर 9 प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, 11 प्लेयर खेल रहे हैं, 12 प्लेयर, मतलब जितने भी टीम में प्लेयर हैं उसमें से कुछ प्लेयर एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। कभी आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ प्लेयर एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं कि किसी के चोट लग जाए तो उसे हटा के दूसरे को भेज दें, या कोई अच्छा नहीं खेल रहा है तो दूसरे प्लेयर को भेज दें, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, बदलना। तो ह्यूमन स्किन का बदलना। इजरायली सर्जियन, मतलब इजराइल के एक सर्जियन है, उसे जैसे हम इंडिया है तो इंडियन, ठीक है, पाकिस्तान है पाकिस्तानी सर्जियन, इंडिया है तो इंडियन सर्जियन, ठीक है। तो ऐसे ही ये इजराइल के सर्जियन हैं, उन्होंने क्या किया, हैव डेवलप अ सक्सेसफुल सेफ एंड इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट फॉर द ह्यूमन स्किन के लिए एक सक्सेसफुल सेफ और इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट ढूंढा है। द आर्टिफिशियल स्किन कॉल्ड द ओमीडम इज़ अ थिन प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट। ये जो आर्टिफिशियल स्किन बनाई गई है इसे ओमीडम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्या ओमीडम के नाम से जाना जाता है। ये एक थिन प्लास्टिक है जो कि ट्रांसपेरेंट शीट है, प्लास्टिक थिन, पतली सी बारीक सी शीट। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक मैं वाइट कलर की पॉलीथीन लूँ और इसके ऊपर रख दूँ तो इसके नीचे वाला हिस्सा दिखेगा ना, तो इसी तरह से हमारी एक स्किन यानी खाल बनाई गई है, ठीक है। जो इंसान अपने जिसकी मतलब बॉडी किसी की खाल डैमेज हो गई है तो उसके लिए ये आगे जाके यूज़ किया जा सकता है। जैसे देखा होगा आपने कभी जो है केसेस हो जाते हैं, कोई इंसान जल गया, ठीक है, फायर में घर में आग लग गई, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसकी बॉडी जल गई, तो उसके लिए जो है ये स्किन यूज़ की जा सकती है कि उसकी बॉडी को दोबारा ट्रीट करने के लिए। अब वो स्किन तो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट की ही होगी, प्लास्टिक की ही होगी, नेचुरल नहीं होगी, मगर कम से कम वो आदमी वो अपनी चीज़ें तो छुपा पाएगा, सिंपली उसकी जो उसकी पहले वाली जो हालत है, जला हुआ जो बॉडी है, उसे ठीक कर पाएगा। तो वो स्किन को केयर, मतलब सिंपली हम जो है एक सब्स्टिट्यूट बना दिया है, पुरानी स्किन को ढकने के लिए, उसे हटाने के लिए दूसरी स्किन बना दी गई है जो आर्टिफिशियल है। फिफ्थ है आर्टिफिशियल कॉर्निया। आर्टिफिशियल कॉर्निया आपको दिख रहा होगा, जो हमारी आँख होती है उसके ऊपर हमारे लेंस होते हैं, पुतलियाँ होती हैं आँख की, तो उस एक ये आर्टिफिशियल कॉर्निया भी तैयार की गई है। किस लिए, अभी बताते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस, ये कह रहे हैं मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है, लैब ग्रोन कॉर्नियाज, जिसमें जो है लैब जो है कॉर्निया ग्रो कर रही है, मतलब उसमें कॉर्निया बनाए गए हैं, विच कुड रीस्टोर द साइट ऑफ ब्लाइंड पीपल हैव बीन डेवलप बाय साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें क्या था, जो अंधे लोग हैं उन्हें जो है रोशनी दे सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है, जो अंधे लोग हैं वो इसकी मदद से देख पाएंगे। जिसके कॉर्निया, अंधे लोगों का क्या होता है, कॉर्निया ही ख़राब होता है, कॉर्निया को चेंज कर दिया जाता है तो उनकी आंखें सही हो जाती हैं, तो कॉर्निया को आर्टिफिशियल कॉर्निया से बदला जाएगा, उससे लगाया जाएगा तो इंसान देख पाएगा। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए। और थोड़ा एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा था, लिखवाने का इतना नहीं था जितना कि समझाने का था इस चैप्टर में। तो हमारे कितने चैप्टर हैं ओवरऑल, हमारे चैप्टर तो 16 हैं, 4 पार्ट इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, सॉरी 4 चैप्टर इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें। पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4। पार्ट 8 और पार्ट 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 9 अभी कंप्लीट हुआ है, हमारे 2 पार्ट रह गए हैं। कौन कौन से, पार्ट 10, पार्ट 11, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चैप्टर कहाँ से आ रहे हैं P2 में, 33 से 48 तक। ये आपको हाथ के हाथ तैयार करने, एक दिन पहले इतने चैप्टर आपको तैयार नहीं हो पाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जितना हमने कराया है उसे कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।